नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग एकदम सकुशल हैं और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो गुरु की उम्मीद के ऊपर हमेशा कायम होना चाहिए। इस सेशन के अंतर्गत मैं आपको एनडीए और एनए के एग्ज़ाम जो यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन आपके मध्य लेकर आया हूं, ताकि आप जान पाएँ, ताकि आप समझ पाएँ, एक फ्रेमवर्क, एक फ्रेम जो है अपने दिमाग में बना पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बना लोगे तो भली भांति प्रकार से सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों इसी कड़ी के अंदर आइए शुरू करते हैं एनडीए के पेपर को। और एनडीए 2019 के अंदर जो पेपर में सवाल पूछे गए थे उसको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन निकाला में हुई थी? निम्न में से किसकी मृत्यु निर्वासन या निकाला में हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की, बहादुर शाह जफर की, तात्या टोपे की या नाना साहिब की? तो देखिए, निम्न में से जो मृत्यु निष्कासन के दौरान हुई तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जिसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट, और अंतिम मुगल सम्राट जो थे वह थे बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। और जब इन्होंने नेतृत्व किया तो इन्हें 1857 के अंदर ही निकलसन और हडसन ने गिरफ्तार कर लिया। निकलसन व हडसन ने लाल किले से, कहां से? लाल किले से गिरफ्तार कर लिया। लाल किले से क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें लाल किले से गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्हें भेज दिया गया काला पानी की सजा के तहत रंगून की मांडले जेल में भेजा गया। इन्हें कहाँ भेजा गया? रंगून की मांडले जेल में भेजा गया। रंगून की मांडले जेल में भेजा गया और वहीं पर 6 नवंबर 1862 को तो इनको लकवा आया और 7 नवंबर 1862 को सुबह 5:20 पर इनकी मौत हो गई थी। 7 नवंबर 1862 को मृत्यु हो गई थी। यह दिल्ली की सरजमीन पर जो है दफन होना चाहते थे, इसीलिए मरते मरते भी कहकर गए थे कि है कितना बदनसीब जफर, 2 गज जमी भी ना मिली कोहना यार में। ओके ना? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध स्थल में ही वीर गति को प्राप्त हुई थी। तात्या टोपे को भी फांसी पर चढ़ाया गया था हिंदुस्तान में। नाना साहिब को भी निर्वासित नहीं किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में जो पहला मंत्रिमंडल 15 सदस्य मंत्रिमंडल हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 15 सदस्य मंत्रिमंडल हुआ था और उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको तो उपराष्ट्रपति बनाया गया था। यह तो उपराष्ट्रपति बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह गृह मंत्री थे। यह कौन थे? गृह मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित कारणों में से किन कारणों या वजह से इंग्लैंड में, निम्नलिखित में से किस कारणों या वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी? Which among the following was या were
among of the factor for England to experience the industrial revolution first. अलग अलग कारण दिए गए हैं यहाँ पर। पहला, विज्ञान संबंधी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल, जितने भी विज्ञान संबंधी कार्यक्रम जैसे भाप के इंजन का निर्माण हुआ, विभिन्न मशीनरी का निर्माण हुआ, वो इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था, इसलिए इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी। बिल्कुल, औद्योगिक क्रांति के लिए जो इंग्लैंड की एकदम जो राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं थी वो बिल्कुल सटीक थी। ऐसी संरचनाएं थी जिनके माध्यम से आसानी से क्या किया जा सके, जिनके माध्यम से आसानी से क्या किया जा सके, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। नौगम्य नदियों ने, नौगम्य मतलब जिनके अंदर नाव जो है वह आसानी से जो है चल सके। ठीक है, नौगम्य नदियों ने अंतरस्थलीय आंतरिक परिवहन को आसान बना दिया। जैसे राइन नदी है, कोयला नदी कहा जाता है, और ये जो थी वो नावों की दृष्टि से बहुत अच्छी थी, जिससे जो है काफ़ी सारे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अब काफ़ी सारी परिवहन जो था वो इजी हो गया, जिसके कारण भी जो ये 1688 की जो क्रांति हुई, 1688 की जो क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उसके अंदर जो है काफ़ी फायदा प्राप्त हुआ था। तो ये भी सही है। इसने पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता को देखा था, ये कथन भी बिल्कुल सही है, ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सभी कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी कारण यहाँ पर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया था। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ये सारे कार्य हुए थे। तो सभी कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं, पिछली स्लाइड में भी और आगे की स्लाइड में भी, ये सभी कथन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाले पहले भारतीय थे? सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त या सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए, आईसीएस की परीक्षा पहले इंग्लैंड जाकर 1 साल पढ़ना होता था। इंग्लैंड जाकर 1 साल पढ़ना होता था, उसके बाद में 1 साल बाद एग्जाम होता था। उसमें अगर कोई पास होता तो ही क्या होता, वह आईसीएस की परीक्षा में योग्य माना जाता था। तो देखिए 1862 में सत्येंद्रनाथ टैगोर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये 1862 में गए और 1863 में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो पहले भारतीय आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी ये परीक्षा पास की थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस टॉपर लिस्ट में आने वाले पहले भारतीय थे। टॉपर लिस्ट में आने वाले पहले भारतीय थे। टॉपर लिस्ट में आने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, टॉपर लिस्ट में आने वाले पहले भारतीय कौन थे? वह थे सुभाष चंद्र बोस।
आतंकराज रेन ऑफ टेरर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आतंकराज के बारे में जो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है? फ्रांस की राज्य क्रांति से जुड़ा हुआ है। फ्रांस की राज्य क्रांति से जुड़ा हुआ है। जो टेरर, रेन ऑफ टेरर है, आतंकराज है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेंस कुलोटैस की मदद से जैकोबिन्स ने जॉरिडिट्स को बाहर निकाल दिया था। बिल्कुल, सैन कुलोटैस की मदद से जो जैकोबिन्स थे, जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, उन्होंने जॉरिडिट्स को बाहर निकाल दिया था। ओके, जैकोबिन्स की फ्रांसीसी, ये कथन सही है। जैकोबिन्स की फ्रांसीसी पादरी वर्ग के साथ में सांठगांठ थी? नहीं थी। पादरी वर्ग के साथ में सांठगांठ नहीं थी। पादरी वर्ग की राजा वर्ग के साथ में क्या थी? सांठगांठ थी। क्रांति विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी कानून के द्वारा राजनीतिक वर्ग के लिए ही प्रतिबंधित थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। क्रांति विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी कानून के द्वारा राजनीतिक वर्ग के लिए ही थी, पादरी वर्ग के लिए नहीं थी। जुलाई 1794 में गिलोटिन द्वारा रॉबस्पियर के मृत्युदंड के सतह आतंकराज जो था वो समाप्त हो गया के तहत। ठीक है, ये जो है तहत लिखा है, तहत जो है आतंकराज जो था समाप्त हो गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वो कौन सा नहीं है? इनमें से जैकोबिन्स की फ्रांसीसी पादरी वर्ग के साथ में सांठगांठ नहीं थी। मुंडा भाषा समूह, मुंडा भाषा समूह जो है वो किस परिवार से संबंधित है? तो देखिए, भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार है। ठीक है, भारतीय भाषाएं जो है वो कितने परिवारों में आ रही है? 4 भाषा परिवारों में आ रही है। पहला कौन सा है? पहला जो है वो है इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन के अंदर हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, उर्दू है, वो आ रही है। फिर है सीनो या साइनो तिब्बतियन, और इसी के अंदर जो है साइनो तिब्बतियन में ही मुंडा भाषा आती है। ठीक है, फिर जब हम देखेंगे द्रविडियन, द्रविडियन के अंदर तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है, वो देखने को मिलती है। और निकोबारी आदि जो है वो इंडो ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन में आती है। 4 भाषा समूह देखे जा रहे हैं। तो यहां पर कितने सही, कौन सा सही होगा? सी। सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित पहला, सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित पहला महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लिया गया निर्णयों में से कौन सा निर्णय या शामिल थे? ओके ना, कौन सा निर्णय शामिल थे? ओके, देखिए कौन से निर्णय यहां पर शामिल थे। इसने ब्रिटेन सत्ता के अधीन एक औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया था। इसने शिकायतों से संबंधित एक वक्तव्य तैयार किया था। इसने उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच में व्यापार को रोकने के लिए एक स्कीम पर सहमति जारी की थी। ओके, इसने क्या एक सहमति जारी की थी? ओके ना, तो यहां पर हमें देखना है ओके। तो देखिए 1774 में फिलाडेल्फिया के अंदर जो पहला महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसके अंदर एक शिकायती प्रारूप जारी किया गया था।
ठीक है, औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया गया था। यह कथन बिल्कुल सही है। साथ ही में इसने ब्रिटेन से आने वाले सामान के व्यापार पर भी रोक लगाने की बात कही थी, व्यापार पर रोक लगाने की बात कही थी, सहमति जारी की थी और इसने शिकायतों का एक संबंधित वक्तव्य जारी किया था। यानी जो है तीनों कथन जो है वो क्या है, सही है। तीनों कथन जो थे वो क्या होंगे, सही है। तीनों कथन क्या है, सही है। तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही है। 1 2 व 3 तीनों कथन यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं, सही देखने को मिल रहे हैं। रूसी क्रांति के संबंध में, रूसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल्शेविकों को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और देखना है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो बोल्शेविकों को, रूस की क्रांति हुई थी देखो मेरे दोस्तों 1917 में, और इसमें बोल्शेविक पार्टी जो थी, बोल्शेविकों को यह विश्वास था कि जार के रूस जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए। जार, जो रूस के जार शब्द जो उपयोग हो रहा है वो राजा के लिए हो रहा है। ठीक है, जार किसके लिए उपयोग हो रहा है, राजा के लिए उपयोग हो रहा है, और पार्टी को अनुशासनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर उसने अपनी सदस्यता को क्या कर लिया था, नियंत्रित कर लिया था। जबकि मेनशेविक पार्टी जो थी, इसके खिलाफ पार्टी कौन सी थी, मेनशेविक पार्टी जो थी वह, उसकी सदस्यता सबके लिए खुली थी। मेनशेविक के लिए सदस्यता जो थी वो सबके लिए खुली थी और इसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया था। मेनशेविक ये मानते थे कि सभी के लिए खुला सदस्यता रखा जाना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बोल्शेविकों ने तो क्या कर लिया था, बोल्शेविक पार्टी वालों ने तो, जो लेनिन से जुड़े हुए थे, उन्होंने तो अपनी सदस्यता को नियंत्रित कर लिया था, जबकि मेनशेविक पार्टी ने जो है सभी के लिए इसको खुला कर दिया था। तो दोनों कथन यहां पर क्या है, सही है। ठीक है, सी 1 और 2 दोनों कथन यहां पर क्या हो जाएंगे, दोनों कथन सही हो जाएंगे, दोनों कथन सही है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। वेनेजली के संबंध में, लॉर्ड वेलेजली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लॉर्ड वेलेजली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, अपने आप को क्या कहता था, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए, वेलेजली के शासन में 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय का 42.5% सेना के लिए था। यह कथन बिल्कुल सही है कि वेलेजली के शासनकाल के जो 6 वर्ष थे उसमें जो बजट आता था, उसमें बजट का कुल व्यय का जो 42.5% सेना के लिए होता था। वेलेजली के प्रशासनिक उपाय जो थे वह कंपनी के मामलों तक सीमित थे और इनका भारतीय शासक परिवारों के व्यावसायिक और सैन्य मामलों से कोई लेना देना नहीं था। यह सबसे झूठी बात है, ये भारत के शासकों के प्रत्येक मामलों में दखल देते थे। यह क्या करते थे, प्रत्येक मामलों में दखल अंदाजी करते थे, प्रत्येक मामलों में दखल करते थे। तो ये कथन तो सही है और ये कथन गलत है, यानी केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। केवल 1 नंबर कथन जो है वह सही होगा, केवल 1 नंबर कथन यहां पर क्या है, सही होगा।
कर्नाटक में वीर शैव परंपरा वासवन्ना से जुड़ा हुआ यहां पर सवाल पूछा गया है कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीर शैव परंपरा, ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंदर कलचुरी शासक के विज्जल के दरबार के ये थे और इन्होंने कई सारे स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौवनारंभ, पश्चीय विवाह, यौवनारंभ के बाद में जो विवाह हो, ठीक है, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रस्तावित करने के लिए अद्वैतवादी दर्शनवाद इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये देखो, इनके बारे में हमें देखना है कि कौन से कथन सही है। वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया, जो 12वीं शताब्दी के कलचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री थे, बिल्कुल सही कथन है। वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथा जैसे यौवनारंभ, पश्चीय विवाह, यौवन का आरंभ होने के बाद में विवाह की हो, ठीक है, जैसे एक बच्ची जब मैच्योर हो जाती है, लड़की मैच्योर हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सर्कल जब उसका शुरू हो जाता है, उसके बाद में विवाह किया जाए, बाल विवाह ना किया जाए, ठीक है, तथा विधवाओं के पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया जाए। और ये जो वासवन्ना थे, ये जो अद्वैतवाद के संबंधित थे, अद्वैतवाद से संबंधित थे, अद्वैतवाद से संबंधित थे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो वीर शैव परंपरा से संबंधित बासवन्ना से संबंध, ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही है। अब देखो कौन से कथन सही है, तो दोनों कथन सही थे, दोनों कथन सही है। मैं इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि देखिए बड़े सवाल है ना, बड़े सवाल है तो 2 स्लाइड्स के ऊपर आ रही हैं, इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं तो दोनों स्लाइडों को हमको देखना होगा। तो दोनों कथन जो है वो सही होंगे। सत्याग्रह दर्शन पर, सत्य के लिए अड़े रहना, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या बरदौली? तो देखिए, जब हम बात करें सत्याग्रह, सत्य के लिए जुड़े रहना, तो इन्होंने पहली बार तो उपयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार उपयोग कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है, भारत में पहली बार चंपारण में किया, भारत में पहली बार चंपारण में किया। ठीक है, चंपारण में किया था 1917 में। ठीक है, लेकिन ये किसानों से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? किसानों से जुड़ा था। ठीक है, चंपारण जो जुड़ा हुआ था किसानों से जुड़ा था, खेड़ा जो है किसानों से जुड़ा था, और बरदौली भी किसानों से जुड़ा था। अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ था कि अहमदाबाद के अंदर मजदूर मील हड़ताल हुई 1918 में। मजदूर मील हड़ताल हुई। कपड़ा के जो मजदूर थे, कपड़ा मिलों के जो मजदूर थे, वो प्लेग रोग फैल जाने के कारण वो बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन मील मालिक बोनस नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी वहां पर जाते हैं और 35% बोनस दिलवाते हैं। कितना बोनस दिलवाते हैं? 35% बोनस दिलवाते हैं। यानी श्रमिक वर्ग, जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था, वो पहली बार कहां पर जुड़ा? अहमदाबाद में जुड़ा। यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को से आया था भाई, रहला इसने लिखी थी। ठीक है, रहला इसने लिखी थी इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था, तो ये मोरक्को का यात्री था। डुआर्टा बारबोसा, ये विजयनगर साम्राज्य में आया था, पुर्तगाली यात्री था। डुआर्टा बारबोसा जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के जमाने में आया था, पुर्तगाली था। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर शाहजहां के जमाने में आया था, डच नहीं था, फ्रेंच था। कौन था? फ्रेंच था, डच नहीं था,
फ्रेंच नहीं था, डच था। निकोलो मनुची भी जो आया था यह वेनेशियन था। मनुची भी जो आया था वेनेशियन था। ये सही है। तो यहां पर सही कौन सा नहीं होगा, सुमेलित कौन सा नहीं होगा? जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ये फ्रांस का यात्री था, हीरे का बहुत अच्छा व्यापारी था, फ्रांस का था और हीरे जवाहरात का व्यापारी था और शाहजहां के काल में आया था। किसके काल में आया था? शाहजहां के काल में आया था, शाहजहां के काल में आया था। तो सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, ठीक है, फ्रांस का राजा था, नेपोलियन के विरुद्ध नहीं आया था, ठीक है। तो देखिए 15 अगस्त 1769 को जन्मा हुआ, 15 अगस्त 1969 को जन्मा हुआ नेपोलियन बोनापार्ट, जो कार्ल बोनापार्ट के घर में जन्मा था 1821 में, 5 मई 1821 में इसका निधन हुआ था। इसे लंबाई कम होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? लंबाई कम होने के कारण इसे लिटिल कॉर्पोरल भी कहा जाता था और आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट ही माना जाता है, ठीक है। और इसकी पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था और इंग्लैंड के वाणिज्य व व्यापार का जो है क्या करना था, वाणिज्य और व्यापार का क्या करना था, बहिष्कार करना था। और जब हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ जो मित्र राष्ट्र आए थे उसमें रूस था, प्रशा था, नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन का हिस्सा नहीं था, ओके ना। तो इसमें से कौन हिस्सा नहीं होगा? फ्रांस का कोई गठबंधन नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं ही फ्रांस का क्या था, राजा था, फ्रांस का ही तो राजा था। और फ्रांस का राजा होगा तो क्या वो गठबंधन करेगा? क्या फ्रांस का राजा होकर गठबंधन नहीं करेगा। सही उत्तर है डी। रूस था, प्रशा था और स्वीडन था। नेपोलियन को और क्या कहा जा रहा है? लिटिल कॉर्पोरल कहा जा रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है? लिटिल कॉर्पोरल कहा जा रहा है। तो फ्रांस का तो वह स्वयं सम्राट था। वाटरलू का युद्ध 1815 के अंदर उसने लड़ा था, जहां पर इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों को लेकर आ गया था और फ्रांस के खिलाफ उसने लड़ाई छेड़ दी थी। सन 1800 में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए उद्घाटित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप, कॉलिन मैकेंजी, जेम्स रेनेल या चार्ल्स कॉफ? तो देखिए 1800 ईस्वी में जेम्स रेनेल के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स रेनेल के द्वारा नहीं, कॉलिन मैकेंजी ने पढ़े थे। किसने पढ़े थे? कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश सेनाधिकारी थे, ठीक है। ये एक स्कॉटिश सेनाधिकारी थे और भारत के अंदर पहले सर्वेयर जनरल बने थे, ठीक है। और इनके द्वारा ही विजयनगर या हम्पी के द्वारा जो है पढ़ी गई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने ही जो है हम्पियर के अंदर सर्वेयर की जानकारी को उद्घाटित किया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। और चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। तो सही उत्तर यहां पर होगा कॉलिन मैकेंजी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में? स्वदेशी आंदोलन 1905-1906, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में? कलकत्ता, वर्तमान नाम है कोलकाता, वर्तमान नाम क्या है? कोलकाता।
कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज की शुरुआत जो की गई थी अरविंद घोष की अध्यक्षता में की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की अध्यक्षता में नहीं थे, सैयद अब्बू मोहम्मद की अध्यक्षता में नहीं थी, रजनीकांत सेन की अध्यक्षता में भी नहीं थी। अरविंद घोष की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल के अंदर जो है ये बंगाल के अंदर हुए थे। अरविंद घोष एक प्रख्यात विद्वान राष्ट्रीय नेता भी थे और आध्यात्मिक गुरु थे। अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि ये गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु माने जाते हैं। इजारा व्यवस्था के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है? इजारा प्रथा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि राजस्व की रेवेन्यू फार्मिंग की एक जो है प्रणाली थी। बिल्कुल, यह कृषि राजस्व रेवेन्यू फार्मिंग की एक प्रणाली थी। इसने बिचौलियों की भूमिका को बढ़ा दिया था, दलालों की भूमिका को बढ़ा दिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत एक निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के लिए इजारेदार जो ठेकेदार नियुक्त किए जाते थे और बिचौलियों के साथ जो है क्या कर दिया गया था, एक करार आरंभ कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि भूमिका को बढ़ा दिया गया था। तो दोनों कथन तो सही है। इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था। तो ये बात तो मैंने अभी बोली है कि निश्चित होता था। इजारादार राज्य कोष में एक निश्चित राशि का भुगतान करता था। किसान तो निश्चित देता था, लेकिन इजारादार अपने अधीन करता था। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया था, राज्य कोष में निश्चित जमा इस राशि नहीं करता था। तो इजारादार का रोल यहां पर भारी हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और सही उत्तर देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं कोई कर नहीं। यह कथन बिल्कुल सही है। अमेरिकी व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया। ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का जो है सहारा लिया था। ठीक है, ब्रिटिश उत्पादों का सहारा लिया। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अमेरिकियों ने यह कह दिया था, अमेरिकियों के द्वारा कह दिया गया था कि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं, जब तक कोई कर नहीं, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं, तब तक कोई कर नहीं। ठीक है ना? तो यह कथन सही है। फिर इन्होंने जो है यह कह दिया था कि अमेरिकी व्यापारियों ने जो है अमेरिकी व्यापारियों ने कह दिया था कि ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा। ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया था। इसीलिए तो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 1774 के अंदर। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी और अमेरिकी लोगों ने ब्रिटेन की चीजों का बहिष्कार कर दिया था। तो यह कथन भी सही है, यह कथन भी सही है। तो कौन से कथन सही है? दोनों कथन सही हो जाएंगे। सामाजिक सुधार से संबंधित जो है दयानंद सरस्वती के विचारों पर जो है दयानंद सरस्वती के विचारों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, और सही कथन का चुनाव कीजिए। दयानंद के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहां पर विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित स्थिति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन करना था। जिसकी जैसी योग्यता होगी उसकी स्थिति के अनुरूप कार्य ही करवाया जाएगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दयानंद ने के संतुलित वैदिक प्रतिरूप ने क्या किया था? वैदिक प्रतिरूप ने आर्यावर्त को वशीभूत कर लेने वाले
पुरुषोचित पश्चिम को, पाश्चात्य संस्कृति को इन्होंने क्या किया था, पाश्चात्य संस्कृति को इन्होंने क्या किया था, चुनौती दी थी। बिल्कुल देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, जिन्होंने एक सटीक और सही वैदिक धर्म को प्रतिष्ठापित किया था और वैदिक धर्म को इन्होंने बताया था, और इसके तहत ही इन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए थे। ठीक है, और इन्होंने जो अपने विचार रखे थे, उन विचारों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को एक बहुत कड़ी चुनौती दी थी, पाश्चात्य संस्कृति को बहुत कड़ी चुनौती दी थी। यानी ये दोनों कथन जो है वो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर राइट। बहुत जो है पाश्चात्य संस्कृति को चुनौती दी थी, इसीलिए ये दोनों कथन राइट हो जाएंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। पुस्तक जो थी इनकी सत्यार्थ प्रकाश थी, पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था, पुस्तक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश था। ठीक है, फिर जब हम बात कर रहे हैं, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेहरू महलौन विश्व की आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण घटक कौन से थे? नेहरू महलौन विश्व नीति की जो महत्वपूर्ण घटक कौन से थे? महानगरीय पूंजीवाद पर आधारित निर्भरता की आर्थिक विकास की पुनर्संरचना करना, ओके। अर्ध सामंती कृषि से पूंजीवादी कृषि की दिशा में परिवर्तन करना। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 वाली, यह जो थी नेहरू महलौन विश्व मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी नेहरू महलौन विश्व मॉडल पर, नेहरू महलौन विश्व मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसको जब हम बात करते हैं तो ये नेहरू महलौन विश्व मॉडल जो था, इसका योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था, तीव्र औद्योगिकीकरण था। ठीक है, और तीव्र औद्योगिकीकरण होने के कारण भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, उद्योगों पर जो है विशेष बल दिया गया था। ठीक है ना, तो देखिए आर्थिक विकास की पुनर्संरचना करना नहीं था और अर्ध सामंतवादी कृषि से पूंजीवादी कृषि में भी परिवर्तन नहीं था। तो सही उत्तर होगा डी। ना ही यहां पर उद्देश्य पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक निर्भरता की स्वतंत्र आर्थिक विकास में पुनर्संरचना करना था, और ना ही अर्ध सामंतवादी कृषि से पूंजीवादी कृषि दिशा में परिवर्तन था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 जो है किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो देखिए अनुच्छेद 46 जो आ रहा है वह आ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आ रहा है। किसके तहत आ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आ रहा है।
ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्ग SC, ST व OBC को प्रोत्साहित करे। किसको प्रोत्साहित करे? SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स व OBC को क्या करे? प्रोत्साहित करने का कार्य करें। ठीक है ना? तो सही उत्तर कौन सा होगा? बी। सही उत्तर कौन सा होगा? बी। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, आर्थिक रूप से वंचितों का उल्लेख नहीं किया गया है, और जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख जो है वो मौलिक अधिकारों में आ रहा है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है वह अल्पसंख्यकों को परिभाषित भी कर रहा है और उनके अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर जो होगा वह होगा बी। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध जो है किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू नहीं होते? देखिए, 5वीं अनुसूची के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 10 राज्यों का उल्लेख है। कितने राज्यों का उल्लेख है? 10 राज्यों का उल्लेख है। 10 राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, 10 राज्यों का उल्लेख है। और छठी अनुसूची की जब हम बात कर रहे हैं तो छठी अनुसूची के अंदर 4 राज्य हैं। छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4 राज्य है। छठी अनुसूची में 4 राज्य है, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, असम है, त्रिपुरा है और मेघालय व मिजोरम है। मेघालय व मिजोरम है। ठीक है, तो सही उत्तर सी होगा। ठीक है, मेघालय व मिजोरम है। देखिए, 10 राज्य 5वीं अनुसूची में आ रहे हैं और छठी अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य आ रहे हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम की प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों कौन सी सूची में है? छठी अनुसूची में है। ये दोनों कौन सी अनुसूची में है? छठी अनुसूची में देखे जा रहे हैं। तो सिर्फ ये जो है ये जुड़ी हुई है किससे? 5वीं अनुसूची से। छठी अनुसूची के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं तो छठी अनुसूची के अंदर असम भी नहीं है, त्रिपुरा भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है। तो 2 व 3 उसमें शामिल नहीं होंगे। 2 व 3 जो है उसमें शामिल नहीं होंगे। उस हुए कौन से नहीं है? 2 व 3 उससे जुड़े हुए नहीं है। भारत के अब तक कितने स्थानों को रामसर संरक्षण स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? देखिए, गौर करना दोस्तों, इसके अंदर मैं चेंज करने वाला हूं। जब ये 2019 के अंदर सवाल पूछा गया था, ये जब 2019 के अंदर सवाल पूछा गया था तब तो उसका राइट आंसर था 27, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं 42। अभी हम जो सही उत्तर देंगे वह कौन सा सही उत्तर होगा? 42। ठीक है, यूपीएससी ने इसको जब 2019 में सवाल पूछा था तब सही उत्तर कौन सा माना था? 27, क्योंकि उस वक्त 27 ही थे। लेकिन इस 27 के अंदर 10 और जोड़े गए और अभी वर्तमान में 5 और जोड़े गए हैं, तो सही उत्तर कितने हो जाएंगे? 42। अब रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र है कौन से? तो देखिएगा, 1 फरवरी, कब? 1 फरवरी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से
एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से, संरक्षित करने के उद्देश्य से सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसके तहत ये बताया गया था, उसी के तहत ये बताया गया था कि किस प्रकार से जो है आर्द्र भूमियों को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, आर्द्र भूमियों को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, 70 राष्ट्र के द्वारा, है ना, 70 राष्ट्रों के द्वारा ये किया जाए। तो हम जब बात करते हैं 30 जनवरी 2007 को सुंदरवन डेल्टा को क्या किया गया था, 30 जनवरी 2019 को, 30 जनवरी 2019 को जब सुंदरवन का डेल्टा हुआ था वो 27वां क्षेत्र था। उसके बाद 2020 के अंदर और बढ़े, 10 और क्षेत्रों को बढ़ाया गया और अभी हाल ही के अंदर 5 और क्षेत्रों को बढ़ाया गया। 42वां जो है, 42वीं साइट जो है वो है वुलर झील। 42वीं साइट कौन सी है, वुलर झील है। तो अभी टेक्निकल एज ऑन टुडे इन 2021 जो सही उत्तर होगा वो होगा 42। जिस वक्त पूछा गया था सवाल उस वक्त कितना था, सी 27। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं मेरे मित्रों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते 1954 से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से शुरू किया गया था और जो 2019 के अंदर 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार, 2019 के अंदर 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ था, उसमें हल्लारो फिल्म जो है एक गुजराती फिल्म है और हल्लारो फिल्म को बेस्ट मूवी का जो है इनाम दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है उरी के लिए जो थे ना, उरी के अभिनेता, नाम याद नहीं आ रहा उनका, विक्की कौशल, उरी के अभिनेता विक्की कौशल को इसका बेस्ट अभिनेता और साथ ही अंदर संयुक्त रूप से आयुष्मान खुराना अंधाधुंध के लिए दिया गया था। आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, ठीक है, और जो है सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में सुरेखा सीकरी को बधाई हो के लिए अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हेल्लारो, जो कि एक गुजराती फिल्म है। ऐश्वर्या पीसे निम्नलिखित में से किस खेल में विशिष्ट है। ऐश्वर्या पीसे जो है निम्नलिखित में से किस ऐश्वर्या पीसे का संबंध किससे है, बैडमिंटन से, मुक्केबाजी, मोटर स्पोर्ट या शतरंज। ऐश्वर्या पीसे जो है वह किससे जुड़ी हुई है, वह बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली ऐश्वर्या पीसे का संबंध मोटर स्पोर्ट स्पर्धा से हो जाएगा। हालांकि ये कई कन्नड़ धारावाहिकों से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, और इन्होंने मॉडलिंग के अंदर भी अपना लक आजमाया है, मॉडलिंग के अंदर भी लक आजमाया है ऐश्वर्या पीसे ने। लेकिन जो है इस ऑप्शन के आधार पर इनका सही उत्तर कौन सा होगा, मोटर स्पोर्ट्स। प्रणब मुखर्जी के साथ साथ कितने और व्यक्तियों को वर्ष 2019 में भारत रत्न दिया गया। तो देखिए प्रणब मुखर्जी के साथ साथ कितने और व्यक्तियों को मिला, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी के अलावा तो देखिए 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया था। तो यहां पर जब हम देखें 2 और व्यक्ति हो जाएंगे, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, और इसी के साथ अभी तक 48 व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, अभी तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चंद्रयान 2 के लैंडर को निम्नलिखित में से
कौन सा नाम दिया गया है लैंडर को? चंद्रयान-2। हालांकि चंद्रयान-1 2008 में था, 2019 के अंदर हमने देखा चंद्रयान-2, उसके लैंडर को कौन सा नाम दिया गया? विज्ञान, अनुसंधान, प्रज्ञान या विक्रम? तो लैंडर विक्रम है, जिसका एक अन्य नाम बाहुबली भी था। इसका एक अन्य नाम क्या था? बाहुबली भी था। विश्व मानवीय दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ह्यूमैनिटी डे, विश्व मानवीय दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे कब मनाया जाता है? 26 जून को, 17 जुलाई को, 19 अगस्त को या 27 सितंबर को? तो देखिए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 19 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जो है 19 अगस्त को मनाया। 2003 के अंदर पहली बार मनाया गया था। जितने भी लोग मानवीय कारणों से अपनी जान गंवा चुके हैं, मानवीयता को सर्वोपरि रखने के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको याद करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 19 अगस्त को। कोरस जो है निम्नलिखित में से किसकी एक कमांडो यूनिट है? कोरस जो है निम्न में से किसकी एक कमांडो यूनिट है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल? तो देखिए, कोरस यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। अब नाम जब हमें पूरा पता चल गया तो उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी जो है आरपीएफ से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? आरपीएफ से जुड़ी हुई है। सी सही उत्तर होगा। समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है? समर्थ जो है वो किसकी स्किल डेवलपमेंट स्कीम होगी? ओके, वस्त्र मंत्रालय की, कृषि एवं किसान मंत्रालय की, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की? तो देखिए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा समर्थ योजना जो है नए इनोवेटिव व्यक्तियों के लिए 18 राज्यों में से 16 राज्यों में इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, सॉरी 28 में से, वर्तमान 28 में से 16 राज्यों के अंदर यहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यह किसकी हो जाएगी? 16 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू हो जाएगी? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। नए इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए और नए इनोवेशन के लिए यह स्कीम शुरू की गई है, समर्थ योजना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पान होता ना, पान, खई के पान बनारस वाला, वो वाला पान में जीआई टैग, पान को एक जीआई टैग प्रदान किया है? ठीक है ना, किसने पान को एक जीआई टैग प्रदान किया है? ओके, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या मिजोरम? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या मिजोरम? तो देखिए, पान, बीटल लीफ जो है इसको जीआई टैग प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है ना, भौगोलिक संकेत, ग्लोबल इंडेक्स देने वाला है ना, ग्लोबल इंडेक्स, जीआई का पूरा नाम क्या होगा? ग्लोबल इंडेक्स देने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए निम्नलिखित में से खेल रत्न पुरस्कार 2019 में किसका चयन किया गया? 2019 में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जैसे 2020 में तो 5 का चयन हुआ था, 2019 का पूछा गया है। बजरंग पूनिया और दीपा मलिक, बजरंग पूनिया जो कि पहलवान है और दीपा मलिक जो ओलंपियन है, ठीक है, ज्वेलिन थ्रो इत्यादि के अंदर हो जाएगी। एथलेटिक्स और ज्वेलिन थ्रो के अंदर दीपा मलिक को जो है दिया गया था। अभी 2020 वाला रोहित शर्मा, थंगावेलु मयप्पन, रानी हॉकी प्लेयर एक रानी, ठीक है, एक मनिका बत्रा और एक विनेश फोगाट को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया था। पहली उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री ट्रेन, उदय के अंदर क्या है? उदय में उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली है? दिल्ली और कालका, बेंगलुरु और कोयम्बटूर, चेन्नई और विशाखापट्टनम, चेन्नई और बंगलुरु। तो पहली उदय ट्रेन जो चली है, पहली उदय ट्रेन जो चली है वो किसके मध्य चली है? वो चली है बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चली है और पहली उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन ट्रेन चली है 2006 के अंदर, ठीक है, ओके, सॉरी, चेन्नई और वाइजैग के मध्य चलाया गया। इसे किसके मध्य चलाया गया? पहली तो सही है, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में पहली चली थी, और दूसरी जो चली थी, मैं माफी चाहूंगा, सॉरी, दूसरी जो चली थी वो चेन्नई और वाइजैग के बीच में चलेगी। अधिकतम स्पीड इसकी रहेगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और सामान्य जो है से 40% अधिक यात्री एक कोच के अंदर, इसमें 120, सामान्य कोच में 80, लगभग 80 होते हैं, इसमें 120 यानी 40% यात्री ज्यादा ले जाने में सक्षम है। और इसमें खाने पीने, चाय, कोल्ड ड्रिंक और वेंडिंग मशीन की भी सुविधा रहेगी। ओके, तो ये कहां पर चली है? पहली चली है बेंगलुरु टू कोयम्बटूर और दूसरी चली है चेन्नई टू वाइजैग। तो दोस्तों यहां पर आपके सामान्य दिन के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर गुफ्तगू करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, ऑल जेंटलमैन कैडेट्स।